हेलो बच्चों, जैसा कि हमने सेट 6 की हम बात कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट के सारे वीडियो अभी आपको बना दिए गए थे। यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको आगे मैं करवाने जा रहा हूँ, पार्ट सेकंड की वीडियो करवाने जा रहा हूँ। और आज सारे पार्ट हम क्या कर लेंगे, सेट 6 के सारे पार्ट हम क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पे हमसे कह रहा है पहला पांचवे का पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखने हैं। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ जनरल नाम आपको दे रखे हैं। यहाँ क्या रखे हैं, जनरल नाम दे रखे, जनरल नाम दे रखा है, फार्मूला लिखना है। ये तो आपको मैंने यहाँ पे डाल रखा है, बट ये फार्मूला आपने क्या करना है, लिखना है। आप जानते हो C2H2 जो होता है ये क्या होता है, CH डबल बॉन्ड हमारा होता है, CH हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर लेंगे, जनरली ये कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड होता है, तो ये हम बोलते हैं क्या, जनरली ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि हमारा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन से बना लेगा 3, ये तो कितना हो गया 4। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मेथ एथ। तो हम बात कर लेंगे इथाइन। क्या बात कर लेंगे, इथाइन। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे इथाइन, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे इथाइन, ये हिंदी में भी हमारा होगा इथाइन। इथाइन, इथाइन यहाँ पे चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये वर्ड इथाइन है कि एथाइन है, वैसे तो इथाइन ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल की अगर मैं बात कर लूँ तो ओइक जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ओइक। तो ये 1 और 2 तो हमारा क्या हो गया, यहाँ बात कर लेंगे एथनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, एथनोइक अम्ल, जिसको बोलते हैं क्या, एथनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथनोइक एसिड। तो बेसिक बातें आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या है, आईपीएससी नाम था। आईपीएससी नाम के जो क्वेश्चंस थे हम बात कर लेंगे, एक एक नंबर के आपसे क्या किए गए थे, पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण हमें क्या करने हैं, लिखने हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एथेनॉल महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। 2 प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी पहले दे रखी है हमारी। इसको हम बोल रहे हैं एथेनॉल जब हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देगा, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि जब भी हम फ्यूल की बात कर रहे हैं और फ्यूल हमारा ऑक्सीजन में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और क्या देता है, वाटर देता है। ये फिक्स है। तो दूसरा नंबर रिएक्शन अगर मैं बात करूँ, दूसरी अभिक्रिया एथेनॉल एसिड से अभिक्रिया करके एथेनॉल और सल्फ्यूरिक के बीच की हमारी ये अभिक्रिया होती है। एथेनॉल हो गया H2SO4, तो H2SO4 में से HSO3 हमारा अलग हो जाएगा, HSO3 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन मिलकर हमारा क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो HSO3 हमारा क्या है, यहाँ पे अलग हो गया, HSO3 हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। और एक ऑक्सीजन भी हमारा क्या होता है, अलग होकर ये बनाता है ये। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बनता है C2H5O, HSO3 होता है। तो इसको लिखा किया गया है SO3H बॉन्डिंग के अनुसार, और यहाँ पे OH माइनस और H प्लस हमारा अलग होकर क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। तो ये आपका दूसरा नंबर रिएक्शन है। यही चीज आपको इंग्लिश में दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है छठे का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दहन अपक्रियाओं को समझाइए, इसके 2 उदाहरण लिखिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। दहन अपक्रियाएं हम जानते हैं, दहन अपक्रिया एक हमारी कैसी है, रासायनिक अपक्रिया है। दहन अपक्रिया कैसी अपक्रिया है हमारी, रासायनिक अपक्रिया है। और हम जानते हैं जिसमें कोई भी पदार्थ को अगर गर्म करना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा निकलती है। और हमारा क्या हम बात कर लेंगे, ऊर्जा के साथ साथ हम बात कर लेंगे यहाँ पे लाइट, और हम बात कर लेंगे प्रकाश। हमारा लाइट और हमारा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जैसे हमारा मेथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। ठीक इसी तरीके हम बात कर लेंगे यहाँ पे एथीन जो है हमारा रिएक्ट हुआ, तो ये हमारा ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, वाटर। तो दोनों ही केस में अगर मैं बात कर लूँ कंबशन जब भी हो रहा है तो हमारा कैसा कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बना रहा है। तो बेसिक बातें आपको क्या है, कार्बन युक्त तत्वों के लिए हमारा क्या है, यही चीज हमारी बना रही है। तो आपको समझ में आ रहा है। मैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये इंग्लिश में दे रखा है सारी चीजें जो अभी बताया हूं, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है सक्रियता श्रेणी को समझाइए। आप जानते हो सक्रियता श्रेणी से हमारा क्या होता है, हमें सक्रियता श्रेणी में ये पता लगता है, जनरली आपको रिएक्शन अभी बताया था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये हमारा क्या है, ट्रिक है, ठीक है ना। काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है,
कौन है, आगे आओ। तो ये आपका ट्रिक है और इस ट्रिक पे हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे की तरफ जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादा से कम की तरफ हमारा रिएक्शन होता है। यही चीज़ आपको बता रखा है कि घटते क्रम में व्यवस्थित करने से हमारे क्या होती है, प्राप्त होती है। ऊपर जो मौजूद होते हैं प्रबल अपचायक का काम करते हैं। ये पोटेशियम सोडियम हमारे किस तरह काम करते हैं, प्रबल अपचायक का काम करते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने पर अपचायक क्षमता हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या इसका हमारा यूज है, उपयोग क्या है, तो प्रतिस्थापन कर रहा है। प्रतिस्थापन अब क्रिया का पता लगता है, H2O और O2 से क्रिया का पता चलता है और धातुओं की अम्ल से क्रिया का भी क्या होता है, पता चलता है। इसके बारे में हमारा क्या होता है, पता लगता है अब क्रियाशीलता की श्रेणी से। तो ये हमारे उपयोग है और ये हमारा क्या है, बता दिया। रिएक्टिविटी सीरीज भी बता दिया, आप उसको याद कर सकते हो। आगे बात कर लेंगे हम। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। तो अम्ल और क्षार से हम बात कर लेंगे और दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग लिखने हैं। तो आप जानते हो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर H+ हमारे देते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन। और हमारे यहाँ पे हम बात करेंगे, जबकि क्षार वो है जो हाइड्रोक्सिल आयन हमारे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अम्ल की विशेषता ये खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आप याद रखोगे इसके लिए ट्रिक, बार। क्या याद करोगे, बार। जिंदगी में बार में जाना है। ब्लू, बी से ब्लू, बी से ब्लू, आर से रेड, आर से क्या, रेड। ए से हो गया एसिड, क्या हो गया, एसिड। तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, एसिड, जिसको बोलते हैं अम्ल। तो नीला से लाल में हुआ तो नीला से लाल में हुआ तो क्या होगा, ये हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा, अम्ल। इसी तरीके क्षार हमारे छूने पे चिकने होते हैं, कड़वा होता है, लाल को नीला कर देगा, जस्ट उल्टा, जस्ट क्या, उल्टा। ठीक है, तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। यही चीज आपसे कह रहा है अम्ल और क्षार से क्या समझते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, यहाँ पे कह रहा है पीएच का। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज होता है। हमारे मानव और जंतु जगत दोनों में ही हम बात कर लें, अधिकांश 7 से 7.8 pH के बीच हमारे क्या होते हैं, काम होते रहते हैं। संकरण परास में ही हमारे जीवित रह सकते हैं। रक्त, आंसुओं, लार जितने भी होते हैं सब में हमारा पीएच लगभग 7.4 के आसपास होता है। यदि 7 से कम हो जाए तो 7 या 7.8 से बढ़ जाता है तो हमारा जीवन कैसा होता है, असंभव सा हो जाता है। वर्षा के जल का पीएच मान हमारा कैसा होता है, 7 से कम 5.6 हो सकता है। और हम बात कर लेंगे, इसी कारण हम बोलते हैं इसको अम्लीय वर्षा। जब ये नदियों में बहता है तो नदी में जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीव जंतु जो होते हैं, जीवधारी, उसका जीवन क्या हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे वही बातें कर रहा है, पीएच का बहुत ज्यादा यूज है। पीएच के यूज आपको बता भी दिए गए, कहाँ कहाँ यूज करने, ये आप याद रखेंगे। ये इंग्लिश में आपको सारा दे रखा है, सारी चीजें जो अभी बताया हूँ, आप उसको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेंगे। आगे बात कर लेंगे, और हम विरंजक चूड़ को प्राप्त करने की विधि के बारे में बात कर रहा है। आप जानते हो कि विरंजक चूड़ इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप जानते हो ये हमारा किसका फार्मूला है, ये है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों नाम एक ही है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। हाइपो लिखा है, हाइपोक्लोरेट। राइटिंग पे मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा, कंटेंट आपको वही है। हाइपोक्लोरेट की बात कर रहे हैं और वाटर बन रहा है। ठीक है ना, वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन के लिए हम इसका यूज करते हैं। पीने वाले पानी की रोगाणु मुक्त करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो मेनली हमारे दो उपयोग हो गया कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं, विरंजक चूर्ण बनाने में हम इसका यूज करते हैं। तो विरंजक चूर्ण हमारा समझ में आ भी रहा है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। यहाँ पे बात कर लेंगे मिसल की। मिसल क्या है हमारा, हम जानते हैं मिसल साबुन या डिटर्जेंट का एक ऐसा समूह होता है जो पानी में घुलने के बाद बनता है। मिसल को हम क्या कहते हैं, सहचारी कोलाइड भी कह सकते हैं। मिसल के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, साबुन के दो तरह के होते हैं, जलरागी होता है, जलविरागी होता है। जब साबुन पानी में घोला जाता है तो हम जानते हैं साबुन के अणु का जलरागी हिस्सा पानी की ओर होता है और जलविरागी हिस्सा पानी के कहाँ होता है, बाहर की तरफ। तो साबुन के अणु जो होते हैं, जलविरागी हिस्से जो मैल होता है, तेल, उसके साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और अपने केंद्र में इकट्ठा कर लेते हैं। साबुन के कई अणु एक साथ जमा होने पर गोले जैसी संरचना बना लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसल। कुछ इस तरीके से हमारी क्या होते हैं, संरचनाएं ये बनाते रहते हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे, ये संरचनाएं कुछ इस तरह से हमारे क्या करते हैं, बनाते हैं। और ये सर्कल टाइप को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सर्कल टाइप का ही बनाएंगे। ठीक है ना, ये बनाते हैं।
तो ये हमारा क्या होता है, यही चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, जलरागी और जलविरागी की बात कर रहा है कि जलरागी हमारा कहाँ होता है, साबुन के अणुओं में जलरागी हिस्सा पानी की ओर होता है और जलविरागी हिस्सा कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। तो ये जलविरागी हिस्से में हमारे क्या होते हैं, मैल तेल ये जो सारे होते हैं वो केंद्र में इकट्ठा हो जाते हैं और उससे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। संरचना जो बनती है उसी को बोलते हैं क्या, मिसल बोलते हैं। ये इंग्लिश में हमारा दे रखा है हाइड्रोफिलिक, और हम बात कर लें हाइड्रोफोबिक इसको बोलते थे, ठीक है ना। संक्षारण की बात कर लेते हैं। संक्षारण हमारा क्या होता है, किसी धातु को हम बात कर लेंगे, धातु को किसी खास माहौल में रखा जाए तो धातु की सतह पर पानी या हवा जैसी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, हमला करती हैं, तो धातु क्या हो जाता है, कलुषित जिसको बोलते हैं, संचारित हो जाता है और इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं क्या, संक्षारण बोलते हैं। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। संक्षारण के कुछ प्रभाव हैं, संपत्ति और हम बात कर लें उत्पादों को नुकसान, उपभोक्ताओं और कारोबारियों की वित्तीय नुकसान हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि उससे हमारा क्या हो जाता है, जो भी चीजें हमारी बनती हैं, जो भी हमारे बात कर लेंगे, जो भी एलिमेंट बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे क्या होता है, नुकसान पहुंचता है जनरली बिजनेसमैन को, या बात कर ले प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हमारे। संचारण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रोधी रक्षण, बलिदानी उत्सर्ग रक्षण, विद्युत रक्षण हम बात कर लेंगे, ये अपनाए जा सकते हैं। पेंट करने वाला आप काम कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी क्राफ्ट प्रोटेक्शन हम करते हैं, या सेक्रीफिशियल, या बात कर लें सेल्फ सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। यहाँ पे जो दे रखा है थोड़ा सा हाई लेवल का दे रखा है, आप ध्यान दीजिएगा। आप बेसिक बातें पेंट करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन करते हो, जिसपे हम बात कर लेंगे कि आयरन पे जिंक का हम क्या करते हैं, चादर करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे टिप्पणी लिखना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक बातें हैं, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर मैं बात कर लूं, इसके पहले आ चुका है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो सर्वतोमुखी प्रक्रिया के बारे में मतलब कार्बन एक प्रमुख रासायनिक तत्व है जिसका संकेत हमारा कैसा होता है, सी। ये कैटेनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं। तो हमारा क्या करता है, ये लंबी श्रृंखला भी हमारे बना लेते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, कैटेनेशन। कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में हमारा पाया जाता है। कार्बन के अपरूप हमारे यहाँ हीरा और ग्रेफाइट और बात कर लेंगे फ्लोरीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये कार्बन बहुमुखी प्रकृति होने के कारण बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बनाते हैं और कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये हमारा क्या है, इसी कारण से इसको बोलते हैं क्या, सर्वतोमुखी प्रकृति, ठीक है ना। क्योंकि हमारा क्या करता है, हीरा और ग्रेफाइट जो कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट हमारी प्रवृत्ति के हैं, बट फिर भी हमारे क्या है, ये हमारा बहुत कठोर होता है, ये हमारा कैसा होता है, ये सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। यहाँ पे बात कर लेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट जिसको बोलते हैं विद्युत चालकता के लिए हमारा होता है। यहाँ पे बात कर लेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हमारा क्या होता है, हीट जिसको बोलते हैं उष्मा का हमारा सुचालक होता है। और ये कैसा होता है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे विद्युत का हमारा सुचालक होता है। तो बेसिक बातें हम कर लें, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। आगे चलते हैं कि ये हमारा इंग्लिश में दे रखा है कि ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, एकल, द्वितीय और तृतीय बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा हम बात कर लेंगे ये दे रखा है कायिक प्रवर्धन के बारे में बात कर रखा है। कायिक प्रवर्धन को हम बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, सुटेबल एग्जांपल के साथ इसको, कायिक प्रवर्धन हमारा कैसा है, एसेक्सुअल जिसको बोलते हैं, अलैंगिक जरण है, जिसमें हमारा कोई भी भाग नए पौधे के रूप में हमारा विकसित किया जा सकता है। तना, पत्ती, शाखा, जड़ आदि के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जड़ों, काट, दाब, रोपण के द्वारा हम इसका प्रयोग करते हैं। रोपण की विधि हम बात कर लेंगे, तो यह विधि उन पौधों में अपनाई जाती है जहां जड़ें पैदा नहीं कर सकते हैं या कमजोर जड़ें वाले होते हैं। तो रोपण विधि में हम बात कर लेंगे, 2 पौधों को इस प्रकार बांधा जाता है, 2 पौधों को इस प्रकार बांधा जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, ताकि वह पौधे में पर रह सके। 2 पौधों में से एक मिट्टी में लगाया जाता है जिसे स्कंद कहते हैं। नीचे की तरफ जो लगाया जाएगा उसको बोलेंगे स्कंद, क्या बोलेंगे, स्कंद। दूसरी तरफ जो होता है उसको बोलते हैं क्या, टहनी। तो दूसरा भाग टहनी होती है जिस पर एक या एक से अधिक कलियां होती हैं, इसको कलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। रोपण में दोनों आपसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। स्कंद पानी और हमारा खनिज के लिए हम बात कर लेंगे, और कलम हमारा कार्बनिक भोजन जो होता है जिसको बोलते हैं भोजन के लिए हमारा होता है। कैम्बियम की प्रक्रिया के कारण कलम या स्कंद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है, दोनों जब जुड़ जाते हैं तो ये हमारा इस विधि को अपनाने से हम ऐच्छिक गुणों वाले पौधे क्या कर सकते हैं या फल क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आम की बहुत सारी किस्में रोपण विधि से ही प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब यहाँ पे इसी को बोल रहे हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
हम बात कर ले पौधों को हम करते हैं, जोड़ते हैं। नीचे जो होता है स्कंद होता है जो पानी और खनिज को, और यहाँ पे भोजन जो होता है उसको कलम से हमारा क्या होता है ट्रांसफर होता है, कुछ देर बाद ये ज्वाइंट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, या मैं बोल दूं कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक बातें समझ में आ रही है। इसका एक चित्र के माध्यम से आप वर्णन भी कर देंगे, यहाँ पे जो चित्र बना है इसको बना देंगे। आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में दे रखा है आपको, इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, यहाँ पे आपसे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण हम जानते हैं हरे पौधे एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है। पौधे सूरज की रोशनी में हमारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से हमारे क्या बनाते हैं, शर्करा बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे बोला है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की उपस्थिति में हमारा शर्करा और ऑक्सीजन हमारे क्या करते हैं, बनाते हैं। और ये बात कर लेंगे पौधे सूक्ष्म जीव प्रकाश संश्लेषण के जरिए वातावरण और पानी से कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, शर्करा हमारे जनरली बनाते हैं। और हम बात कर लेंगे पौधे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कागज, कपड़े, दवा जैसे उत्पादों को मानव संस्कृतियों के विकास के लिए भी हमारे क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो प्रकाश संश्लेषण से हमारी क्या है, रिलेटेड है। आप देख सकते हैं इसको। आगे बात कर लेते हैं। ये इंग्लिश में हमारा, इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मानव हृदय की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, मानव हृदय की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मानव हृदय में हम बात कर लेंगे। मानव हृदय हमारा क्या होता है, एक विशेष अंग होता है जिसको हम बोलते हैं क्या है, ये कार्डियक मसल्स के द्वारा हमारा बना होता है, जिसको बोलते हैं हृदय पेशियों के द्वारा बना होता है। यह खोखला होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, लाल रंग का होता है। वक्ष गुहा में दोनों तरफ फेफड़ों के बीच हमारा क्या होता है, ये स्थित होता है। हम बात कर रहे हैं हृदय की ही बात कर रहे हैं। इसका एक सिरा बाई ओर झुका होता है और ये हमारा डबल मेम्ब्रेनस पार्ट से हमारा क्या होता है, घिरा होता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, जो डबल मेम्ब्रेनस पार्ट से घिरा होता है इसी को बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हृदय आवरण। इसकी दोनों सतहों के बीच हमारा क्या होता है, हृदय आवरणीय द्रव होता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। यह हमारा क्या करता है, बाहरी आघातों से हमारा रक्षा करता है और घर्षण से हमें क्या करता है, बचाता है। हम बात करें पेरिकार्डियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। जनरली जब मैं हृदय की बात कर रहा हूं तो इसके फिगर से हमें ज्यादा बातें समझ में आएंगी। यहां पे अगर मैं बात कर लूं, ये हमारा फिगर है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम मैंने डाल रखा है। आप जानते हैं ये हमारे क्या होते हैं, फुफ्फुस और फेफड़े होते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं, फुफ्फुसी शिरा जिसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनीकृत रुधिर जिसको बोलते हैं ब्लड हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनीकृत ब्लड हमारा क्या होता है, बाया अलिंद से प्रवेश करता है बाया नीले में। तो बाया अलिंद से बाया नीले में तो चला जाता है, लेकिन नीले से बाया अलिंद में हमारा नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक वाल्व होता है जिसको द्विवलन कपाट बोलते हैं, या मैं बोल पाऊँ बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ हमारा कहाँ जाता है, ये प्रमुख धमनी में जाता है, जिसको बोलते हैं महाधमनी भी हम बोलते हैं। ये भी ऑक्सीजनीकृत हमारा ब्लड होता है। ये हमारा कहाँ जाता है, शरीर के अंगों तक जाता है। शरीर के अंगों तक तो हमारा पहुंच गया। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं, यहाँ भी ऑक्सीजनीकृत ना होकर हम बात कर लेंगे ऑक्सीजनीकृत होगा। ऑक्सीजनीकृत रुधिर को हमारे यहाँ पहुंचाता है। शरीर के अंगों से भी ऑक्सीजनीकृत हमारा जो होता है महाशिरा से निकलता है, प्रमुख शिरा जिसको बोलते हैं। ये हमारा कहाँ चला जाता है, दाया अलिंद में चला जाता है। दाया अलिंद से हम बात कर लेंगे दाया नीला में। और यहाँ जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व या द्विवलन कपाट को हम माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और ये बातें हमारी क्या है, यहाँ के बाद से हम बात कर लेंगे। ये फिर हमारा वी ऑक्सीजनीकृत जो होता है वो फुफ्फुसी धमनी से होते हुए कहाँ, फुफ्फुसी फेफड़े तक जाते हैं। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम बार बार क्या होता रहता है, चलता रहता है। अब इसी बातों को मैं क्या करूंगा, सेंटेंस के माध्यम से यहाँ समझाऊंगा, जो कि आपका यहाँ दिया रहे। तो यहाँ आप देखिए, इसी बातों को यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे हृदय 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 अलिंद का कक्ष होता है जो रक्त प्राप्त करते में हमारा कार्य करता है। और हमारे अपेक्षाकृत अगर मैं बात कर लूँ वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं निलय, वो हमारे क्या होते हैं, बड़े कक्ष होते हैं। अलिंदों की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं, निलय की हमारी कैसी होती है, मोटी होती है। जो बाया निलय की भित्ति होती है वो सर्वाधिक मोटी होती है। बेसिक बातें आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा नहीं जाता है आपसे, तो आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों अलिंदों के एक पट द्वारा हमारा विभाजित रहता है, जिसको बोलते हैं इंटर आरिकुलर सेप्टम हम बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर अलिंद पट बोलते हैं। इसी प्रकार दोनों निलयों के बीच एक हमारा अंतर निलयी पट होता है, जिसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हम बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताया गया अभी कि बाया अलिंद बाया निलय में ही हमारा खुलेगा। और ये हमारा एक कपाट होता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या द्विवलन कपाट बोलते हैं। इसको माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और दाहिना अलिंद दाएं निलय में ही खुलता है, इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये जो दोनों वाल्व होते हैं, दोनों वाल्वों को हम एक और नाम से जानते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से जानते हैं। यह वाल्व रुधिर का हमारा विपरीत बहाव को रोकते हैं। जैसा कि बताया, अलिंद से नीलय तो चला जाएगा, लेकिन नीलय से अलिंद की तरफ हमारा नहीं जाएगा।
यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, रुधिर को निलय में जाने तो देते हैं लेकिन वापस निलय में से अलिंद में नहीं आने देते। दाएं अलिंद में हमारा महाशिरा जिसको बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा में हमारा खुलता है। हम दाएं अलिंद की बात करें वेना कावा में खुलती है, जबकि बाएं अलिंद में हम बात कर लेंगे फुफ्फुसी शिरा शुद्ध रक्त हमारा क्या करता है, लेके आता है। दाया निलय जो होता है हमारा, हम बात कर लेंगे यहाँ पे दाया निलय जो होता है हमारा, दाया निलय फुफ्फुसी धमनियों में खुलता है, और हम बात कर लें बाया निलय महाधमनी में खुलता है। बाया निलय हमारा महाधमनी में जिसको बोलते हैं एरोटा में, और अगर मैं बात कर लूँ दाया निलय जो होता है वो फुफ्फुसी धमनियों में खुलता है। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये चारों चीजें हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम बताया आपको, चारों कक्ष के बारे में बताया कि ये हमारे होते हैं दोनों। आप इंग्लिश वाले बच्चे जो क्या करें, इसका नेम नोट कर ले सारे यहाँ जो बताया गया, तो ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया गया कि हॉलो होता है, फिश शेप का होता है, रेड कलर का ऑर्गन होता है, कार्डियक मसल्स के द्वारा हमारा क्या होता है, बना होता है। दो लंग्स के बीच में हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है उसी में हमारा क्या होता है, ये हार्ट पाया जाता है। और ये हमारा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ। अगर वन एंड हम देखें तो वन हार्ट क्या होता है, सराउंडेड विद डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड हमारा फिल्ड होता है बिटवीन द टू सर्फेसेस, जो कि हमारा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल शॉक से, और हम बात कर ले फ्रिक्शन से। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ चैम्बर्स की, तो 2 चैम्बर्स हमारे होते हैं जिसको बोलते हैं एट्रिया बोलते हैं, और हम बात कर लेंगे 2 होते हैं जो हमारा क्या होता है, वेंट्रिकल होते हैं। एट्रिया हमारा क्या करता है, मेनली हमारा हम जानते हैं कि ब्लड को रिसीव करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि हमारा जो एट्रियम होता है वो हम कंपेरेटिवली हमारा कैसा होता है, यहाँ पे हमारा रिलेटिवली थिन होता है। और हम बात कर लेंगे वेंट्रिकल हमारा कैसा होता है, थिक होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में हम बात कर लें ज़्यादा हमारा सबसे ज़्यादा थिक होता है, थिकेस्ट पार्ट होता है। और यहाँ पे एट्रियम हमारा डिवाइडेड होता है सेप्टम से। तो हम आपसे यही बात बताई गई कि यहाँ पे इसको बोलते हैं इनर आरिकुलर सेप्टम हम बोलते हैं। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही, जो बातें पीछे बताया हूं वही चीजें इंग्लिश में दे रखी हैं। आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। मैं चलता हूं आगे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण प्रकाश डाली। आप जानते हैं ओजोन परत हमारा क्या करता है, पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर हमारा कहाँ है, ऊपर की तरफ है। समताप मंडल जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा एक गैसीय परत है। यह सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को हमारा क्या करता है, रोकता है। ओजोन परत के बारे में हम जानते हैं कुछ खास बातें। ओजोन परत पृथ्वी को कवच की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन परत, ओजोन गैस सूरज की यूवी जो हमारी रेज होती है, किरणें होती है, उनको अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत की वजह से हम बात कर लें पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव है। अगर ये ना हो तो हमारी क्या हो जाएंगे, स्किन कैंसर जैसी बीमारी हमारी क्या होती है, हमें होती है। ओजोन परत के बिना ज्यादा यूवी रेज की किरणें अगर पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो कई तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती हैं, क्षरण होने लगता है, क्षरण की वजह से होता है हमारा, या हम बात कर लेंगे ये बार बार होता रहता है और इसकी गंभीरता हमारी बढ़ती जाती है। क्षरण से पौधों की वृद्धि भी हमारी प्रभावित होती है। जैसे अगर मैं बात कर लूं सन की रेज डायरेक्ट आएगी तो आप जानते हैं पौधे जो उग रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। तो जो डिस्टर्बेंस आएगी उससे फूड में भी हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। जो खाना खाते हैं उसमें भी दिक्कत आएगी। तो जो मनुष्य हैं उनको भी दिक्कत आएगी, नॉर्मल सी बात है। ओजोन परत के क्षरण से इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, इकोलॉजी जो है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का हम बात जो कर रहे हैं, यहाँ हम बात करते हैं ऐसा तंत्र जिसमें जीवित और अजीवित, जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों तरह के जीव हमारे क्या हो पाए, रह पाए। स्वास्थ्य और फसल पैदावार पर असर पड़ता है। ओजोन परत क्षरण से खाद्य असुरक्षा हमारी बढ़ जाती है। खाद्य असुरक्षा बढ़ने का मतलब वही बात जो अभी आपको समझाया कि हाँ अगर क्रॉप्स नहीं उगेंगे तो उस समय मनुष्य को भी दिक्कत आएगी, उस समय हमारा क्या होगा, सब परेशान होंगे। तो ओजोन परत से ये प्रॉब्लम आती है। आप बेसिक बातें 2-2 नंबर का है तो आप इतना ही क्या है, पर्याप्त है आपके लिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पे यही चीज हमारा किस में दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है। तो जो बच्चे इंग्लिश के हों क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं।
यहाँ पे आपसे बोल रखा है कि हमें लिंग निर्धारण के विषय में बताना है। देखिए लिंग निर्धारण हम जानते हैं कि हमारा मादा जनन जो तंत्र होता है और ये हमारा नर जनन जिसको बोलते हैं, नर से जो निकलता है उसको बोलते हैं शुक्राणु और इसको बोलते हैं अंडाणु। ये हमारे क्या होते हैं, विघटित होते हैं। विघटित होने का मतलब अलग होते हैं, एक्स एक्स अलग हो गया, एक्स वाई अलग हो गया। हम जानते हैं कि यहाँ उच्च श्रेणी के जंतुओं में नर और मादा जननांग हमारे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक हमारे क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं शुक्र जनन और अंड जनन द्वारा हमारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र और नर और मादा में क्या होते हैं, समान होते हैं। 23वां जोड़ा जो होता है नर और मादा में वो क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। नर में यहाँ एक्स वाई से और मादा में एक्स एक्स से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शुक्र जनन में 2 प्रकार के बराबर बराबर एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र वाले हमारे शुक्राणु क्या होते हैं, बनते हैं, जबकि अंडाणु समान गुणसूत्र वाले होते हैं हमारे। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप हम बात कर लेंगे, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयुग्मित होता है तो एक्स एक्स गुणसूत्र बनता है। और जो संतान की हमारी क्या होती है, अगर एक्स एक्स बनेगा तो हम देख रहे हैं ये लड़की होगी, अगर एक्स वाई होगा तो यही क्या बनेगा, लड़का। तो यहाँ पे यही चीज हमारा यहाँ पे भी होता है। तो बेसिक बातें आप समझिए, 22 हमारे क्या होते हैं, जोड़ी हमारे समान होते हैं और 23वां जोड़ा ही हमारा क्या करता है, मेनली हमारा नर और मादा के हमारे जो विघटित होते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम, इन्हीं को हमारा क्या करता है, नर और मादा के जो हमारे एक्स और वाई गुणसूत्र हमारे विभाजित होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, इसी से हमारा क्या होता है, लड़की और लड़के का क्या होता है, पता लगता है। तो ये हमारा लिंग निर्धारण करता है। बेसिक बातें हैं, आप जानते हैं इतनी चीजें। आपको कई बार ये पेपर में पहले भी आ चुका है, ये पेपर में ना पहले भी आ चुका है, आपको बताया गया था। वहां पे 3 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ आपको क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपसे बात कर रहा है मेंडल के वंशागत, मेंडल के नियम की बात कर रहा है। मेंडल आनुवंशिक के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए जाने जाते हैं। मटर के पौधों पर इन्होंने 7 प्रकार के हमारे क्या किए, प्रयोग किए और वंशानुक्रम के 3 नियम दिए यहाँ पे, जिसको पहला बोलते हैं हम। यहाँ पे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दूसरा होता है, मेंडल का वंशागति का प्रभावता का नियम तीसरा होता है, मेंडल का वंशागति के पृथक्करण का नियम। पहला अगर मैं बात कर लूँ, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में जब 2 जोड़ी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण दूसरे लक्षण पर कोई असर नहीं डालता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसी तरीके दूसरा नंबर अगर हम बात कर लें, मेंडल की वंशागति प्रभाविता का नियम। तो यहाँ पे कह रहा है 2 असमान गुण वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी वाले प्रभावी लक्षण दिखाता है और हमारा क्या होता है, अप्रभावी लक्षण दिखाता है। तो यहाँ पे आपको यही चीज बताई जा रही है, मेंडल का वंशागति के पृथक्करण का नियम हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, युग्मक बनने के समय किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार 2 एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हर युग्मक में किसी क्षण के लिए हम बात कर लें सिर्फ एक एलील ही रहता है, तो इसी को बोलते हैं मेंडल की वंशागति के पृथक्करण का नियम। ये तीसरा नियम है आपका। और हम बात कर लें, मेंडल ने यह भी बताया कि जीवों में पाए जाने वाले हर लक्षण के लिए एक कारक होता है जिन्हें जीन बोलते हैं, और इसी को आपने आगे चढ़ के समझा कि क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें जो यहाँ पे की गई हैं मेंडल के द्वारा, ये हमारी क्या है, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। आपसे नियम पूछा है, नियम ही बताएंगे, आप उसमें पूरी चीजें नहीं लिखेंगे, कहानी लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। 3 नियम आपसे पूछे गए हैं, नियम के बारे में ही बताने बच्चा, यहाँ सारी चीजें मत बताने लगना, आपको नंबर उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ये इंग्लिश में हमारा है, जो चीजें यहाँ सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे थे पहले, तो ये इंग्लिश में है। आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे हमारा क्या है, मेंडल के है जो आपको बताया गया कि मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या बात बताई हाइब्रिडाइजेशन के विषय में, तो यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है मानव हार्मोनों पर एक निबंध लिखिए। देखिए मानव हार्मोन आप जानते हैं कि मनुष्य के हार्मोन जो होते हैं विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ होते हैं। प्रत्येक प्रकार की ग्रंथि अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनाती है। पूरे शरीर में हम जानते हैं कोशिकाओं के कामकाज को विनियमित करने के लिए हमारे क्या होते हैं, कार्य करते रहते हैं। किसी बात करें, हम हार्मोन की बात करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है शरीर का हार्मोन उत्पादन हमारा क्या होता जाता है, कम होता जाता है, जिससे ग्रंथियों के कम कामकाज के कारण
परिणाम स्वरूप हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। इससे शरीर में असामान्य रूप से काम कर सकता है, हमारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए विभिन्न हार्मोन की स्तर को जांच कराना महत्वपूर्ण है और इस बात का आकलन करने में हमारा क्या करता है, मदद करता है कि हार्मोन स्तर असामान्यता किस हद तक शारीरिक असामान्यताओं से क्या करती है, मेल खाती है। तो ये बेसिक बातें आपसे क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है। दो तरह की ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो यह हार्मोन कोशिका में निर्मित होता है और अंतःकोशिकीय के रूप में हमारा होता है, इसलिए इसी का नाम हमारा क्या है, अंतःस्रावी। क्या है, अंतःस्रावी। अंतःकोशिकीय रूप से या कोशिका के अंदर ही कार्य करता है। हमारा जो होता है हार्मोन लक्ष्य कोशिकाओं पर कार्य करता है, यह संबंधित ग्रंथियों से रक्त प्रवाह में क्या करता है, छोड़ा जाता है। तो बेसिक बात यहाँ पे हमें समझ में आ रही है। आगे बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, अलग अलग तरह के हार्मोन्स के ग्लैंड है। आपसे ये बनाना नहीं था आपको पेपर में, बट ये समझाने के लिए आपको बता दिया गया कि ये पीनियल ग्लैंड होता है यहाँ पे, और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसी के पीछे हमारा थाइमस होता है। क्या होता है, थाइमस। तो ये इसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड ये होता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों नाम यही है। थायराइड ग्लैंड हमारा क्या होता है, यहाँ जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन, ये हमारा क्या करता है, रिलीज करता है। यहाँ थाइमस होता है, हमारा क्या होता है, थाइमस होता है। और ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, और ये हमारा क्या होता है, पैंक्रियाज होता है। ठीक है ना। ये हमारा टेस्टिस होता है, जो कि हमारा क्या करता है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि शुक्राणु को बनने में मदद करता है। और ये हमारा क्या होता है, ओवरी का सेक्शन होता है। तो आपको बेसिक बातें क्या हो रही हैं यहाँ पे समझ में आ रही हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसमें इसी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे एक लाइन कि यहाँ पे क्या काम करते हैं ये। जैसे हम जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में वे अंग आते हैं जो हमारे क्या करते हैं, रक्त प्रवाह में छोड़कर कई सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र हमारा विकास को नियंत्रित करने में मेनली क्या करता है, मदद करता है। या मैं बात कर लूँ चयापचय। चयापचय का मतलब क्या, यहाँ पे हम बात कर लें मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। अंतःस्रावी चयापचय को विनियमित करने के लिए हमारा यूज किया जाता है। प्रजनन में भी हमारा क्या होता है, अंतःस्रावी प्रजनन तंत्र को भी हमारा क्या करता है, नियंत्रित करता है। तनाव प्रतिक्रिया को भी हमारा क्या करता है, स्ट्रेस हमारा जो होता है उसको भी हमारा कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की आपसे बात कर रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि की बात कर रहा है। मस्तिष्क के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। आपसे अभी बताया कि हाइपोथैलेमस से संकेत प्राप्त करता है, हार्मोन स्रावित करता है, संकेतों तक, अन्य ग्रंथियों तक, कई ग्रंथियों तक पहुंचाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी हम बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ थायराइड ग्लैंड की बात कर लूँ, तो ग्रंथि चयापचय को नियंत्रित करता है, थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है जो विकास को हमारा क्या करता है, मेनली नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्लैंड हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तनाव की प्रतिक्रिया को हमारा क्या करता है, नियंत्रित करता है। रक्तचाप, ग्लूकोज, चयापचय, शरीर के नमक और जल के संतुलन में भी हमारा क्या करता है, मदद करता है। अग्नाशय जो होता है हमारा, हम जानते हैं ये इंसुलिन, ग्लूकागन का उत्पादन करती है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। जननांग जो होता है यहाँ पे स्टेरॉइड का उत्पादन करती है और वृद्धि और विकास को क्या करती है, नियंत्रित करती है। प्रजनन चक्र और व्यवहार को भी ये हमारा क्या करता है, नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी जितनी भी तंत्रियां होती हैं, यहाँ पे बात कर लें, तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। दोनों, ये जननांग की बात कर रहे हैं, दोनों तंत्रों को संयुक्त रूप से न्यूरो एंडोक्राइन तंत्र भी हम क्या कहते हैं। हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है, अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या करता है, गतिविधियों को हमारा क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये आपको बताया गया है, लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन में बस इतना पूछा था कि मनुष्य के हार्मोन के विषय में बताइए, आपने बता दिया अंतःस्रावी होता है। इसी तरीके हमारा क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसको बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां। क्या बोलते हैं, बाह्यस्रावी। ये हमारा टारगेट सेल्स पे हमेशा काम करता है, और ये बात कर लेंगे प्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। ये सारे ग्लैंड्स के विषय में जो अभी बताया गया, बॉडी सॉल्ट्स और वाटर बैलेंस को कौन करता है हमारा, या मैं बात कर लूँ थायराइड हमारा क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, हमारा स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। पैंक्रियाज का क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकोजन को हमारा कंट्रोल करता है। गोनैड्स हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो डेवलपमेंट में हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। या मैं बात कर लूँ रेगुलेट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल से इसको भी। ठीक है ना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, लगभग सेट 6 के सारे क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, यहाँ पे कर लिए हैं। अब आगे हम आपको सेट 7 का क्वेश्चन कराएंगे। तो
अभी आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर कोई समस्याएं आपको आ रही हैं, देखिए बायो के जो सेक्शंस हैं उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही होता है, आपने उसको क्या करना है, लिखना है और उसको लर्न करना है, थोड़ी बहुत बातें समझ लेनी है कि कौन सा ग्लैंड कैसे काम करता है, या हमारा जो भी हमारे लाइफ प्रोसेस में हमने जो पढ़ रखा है, जीव प्रक्रम जिसको आप बोलते हैं, उसमें हमारी अलग अलग गतिविधियों का फ्लो चार्ट हमारा क्या है, कैसे दिमाग में हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से फ्लो कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसी तरीके मेंडल के नियम में हम बात कर लें, रिप्रोडक्शन में हम बात कर लें, कुछ फिगर की जो मादा जनन तंत्र आपसे बार बार पूछ रहा है पेपर में, तो एक ही क्वेश्चन जब देख रहे हैं आप तो कई बार हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आपने करना क्या है, थोड़ा सा नोट्स बना के चलना है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, और 2 से 3 टाइम इसको पेपर से पहले क्या कर लेना है, देख लेना है। तो 2020 से 25 दिसंबर, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ 25 दिसंबर तक मैं क्या कर दूंगा, 2023 तक के आपके सारे सेट मैं करवा दूंगा, लेकिन आपने मेहनत करनी है थोड़ी सी, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि नंबर आपको दिया गया है पहले से ही 8860 369 388, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।